सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में 3 टॉपिक में कवर करूंगा। पहला है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो चीन का एक रॉकेट जो है कि जमीन पर गिराया है, इसके क्या क्या घातक इंपैक्ट हो सकते थे, और साथ ही साथ रॉकेट की टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे मेलामाइन। देखेंगे मेलामाइन क्या होता है, इसका प्रयोग कहां होता है और वर्तमान में यह चर्चा में क्यों बना हुआ है। आइए इन तीनों ही टॉपिक को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 पर। आपको इसके लिए एक शब्द समझना होगा, वह है कुपोषण। कुपोषण का मतलब होता है कि जब लंबे समय तक आपके शरीर को आवश्यक संतुलित आहार, ध्यान दीजिएगा आहार ही मिलना जरूरी नहीं है, संतुलित अर्थात उसमें विटामिन हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें अन्य जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जब सभी चीजें संतुलित मात्रा में जो आपको चाहिए होती है वह लंबे समय तक आपको नहीं मिलती हैं, ऐसी कंडीशंस में जो आपके शरीर पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसको कुपोषण बोलते हैं। व्यवहारिक शब्दों में समझिए कि मान लीजिए मैं अपने ऊपर लेता हूं कि मान लीजिए मुझे जो है कि शरीर की कुछ आवश्यकता है कि मुझे पर डे कुछ प्रोटीन चाहिए, कुछ विटामिन की मात्रा चाहिए, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, और मैं किसी के कारण, किसी अभाव के कारण लंबे समय तक अगर यह पोषक तत्वों को प्राप्त नहीं कर पाता हूं, तो इसके वजह से क्या होगा, यह जो मेरा शरीर है यह दुर्बल, कमजोर होता चला जाएगा। इसको हम कुपोषण बोलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुपोषण का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति दुबला पतला होगा। जो व्यक्ति ज्यादा, जिनके अंदर फैट होता है, वो भी एक कुपोषण है। अर्थात कुपोषण दोनों रूपों में हो सकता है। जो व्यक्ति काफी ज्यादा मोटा है वो भी कुपोषण का शिकार है, और जो व्यक्ति पतला है वो तो कुपोषित है ही है। जो व्यक्ति ज्यादा मोटा है उसको कुपोषित इसलिए कहा जाता है कि उसके शरीर में जो पोषक तत्व आवश्यक चाहिए थे वह तो नहीं मिले, बाकी फैट अर्थात जो वो भोजन ले रहा है उसमें वह संतुलित नहीं है, वह असंतुलन के कारण है। तो क्या हुआ, शरीर का आकार बढ़ता चला जा रहा है, वो भी क्या है, कुपोषण है। कुपोषण अगर व्यक्ति के घेर लेता है तो उसके वजह से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर या तो मेरा जैसा कोई दुबला पतला इंसान आए, या फिर मान लीजिए मेरे भाई है वो बहुत ज्यादा मोटा है, उसके जैसा कोई इंसान आए, तो उसको डॉक्टर देख के तुरंत समझ जाता है कि इसके अंदर कई बीमारियां हो सकती हैं। अर्थात एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में कुपोषित व्यक्तियों में बीमारियों का जो दुष्चक्र है ये काफी ज्यादा प्रभावी होता है। कुपोषण बच्चों में अगर होता है तो इसके वजह से क्या होता है, आने वाला जो जनरेशन है, अर्थात जो बच्चे बड़े होंगे, उससे यह मान लिया जाता है कि आने वाला समय में मानव संसाधन अच्छा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे क्या होते हैं, देश के भविष्य होते हैं, लेकिन कुपोषित बच्चे देश के भविष्य नहीं हो सकते। अब प्रश्न आएगा कि क्या पहचान है कि कोई व्यक्ति कुपोषित है। तो इसका पहचान के तरीके क्या बताए जाते हैं, किसी व्यक्ति की शरीर की वृद्धि का रुकना, अर्थात काफी जो है कि साइज का, आकार का कम होना, वजन का कम होना, अर्थात मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी हाइट है लगभग 5.5 फीट 6 फीट और उसका वजन बिल्कुल कम है। बहुत अधिक वजन होना भी, जैसे कि मैंने बताया, ये भी कुपोषण है। मांसपेशियों का ढीले होना, अर्थात वो काफी कमजोर होना, सिकुड़ जाना, अर्थात आपने देखा होगा झुर्रियां पड़ने लगती हैं कम एज में ही, मानसिक विकास का कम होना, चेहरे में चमक का कम होना, ये सभी कारण यह बताते हैं कि आप कुपोषित हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, जो ये लास्ट वाली लाइन है ना, इससे मैंने कई बार देखा है बच्चे तनाव कि उनका चेहरा तो कांतिहीन है, चमक नहीं है, मतलब तो ऐसा बिल्कुल हुआ हो सकता है आपका पूरा शरीर उसी अनुरूप हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके चेहरे में ज्यादा ही चमक होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यह पहचान है। एक रिपोर्ट है लॉन्सेट की, उसके अध्ययन
अध्ययन में पाया गया कि जो अल्प वजन के बच्चे होते हैं उनका जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विषय मतलब लर्निंग जो कैपेसिटी होती है, उनके सीखने समझने का जो स्किल होता है वो काफ़ी प्रभावित होती है। अर्थात एक बच्चा जिसको आप हेल्दी खाना दे रहे हैं वह उसका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है एज ए कंपेयर टू जो है कि कुपोषित बच्चे के। यह एक रिपोर्ट करती है। कुपोषण की समस्या यह भी है कि जब भी हम क्या होता है डिस्कस करते हैं तो हमारे केंद्र में हम जब भी इमेज सर्च करते हैं तो एक आता है कि वह बच्चे जो कि दुबले पतले हैं, जबकि अब वर्तमान समय में विकसित देशों और शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो जो कुपोषित लोग हैं वह ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन कौन से कुपोषित? जिनका वजन क्या है ज़्यादा। यूनिसेफ जो कि एक संस्था है, इसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या का जो है कि जब अध्ययन किया तो इसने पाया कि इसके वजह से न सिर्फ शरीर कमजोर होता है बल्कि व्यक्ति का दिमाग भी कम विकसित हो पाता है, याददाश्त कमजोर होती है और उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है अर्थात जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्या होता है, कम होता है और इसके वजह से संक्रमण क्या होता है, तेजी से उनको प्रभावित करता है। अब ये देखिए पूरा घटनाक्रम जोड़ता कैसा है। हाल ही में एक जारी रिपोर्ट जिसका नाम है वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के नाम से जानते हैं, भारत को विश्व के उन 88 कंट्रीज में शामिल किया गया है जो 2025 तक ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट जो उनको दिया गया था उसको प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। अर्थात भारत को पिछड़े जो है कि देशों में शामिल किया गया है जिसके पास बहुत ज्यादा सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, काफी ज्यादा फूड की सिक्योरिटी है और हम जो है कि बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न पदार्थ को निर्यात करते हैं। बावजूद ये कहा जा रहा है कि 2025 तक जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट हमको दिए गए थे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश नहीं है बल्कि 88 और कंट्रीज हैं जिनके साथ ये समस्या। इन 88 कंट्रीज में अधिकांश जो कंट्रीज हैं वह अफ्रीका और एशिया महाद्वीप और लैटिन अमेरिका की हैं, यूरोप और जो है कि आपको नॉर्थ अमेरिका की कम। तो कुल मिलाकर भारत की जो कंडीशन है वो काफ़ी डरावनी बताई गई है इस रिपोर्ट के अंदर। कुपोषण की समस्या पर जो यह रिपोर्ट है यह विश्व में सर्वाधिक जो है कि विश्वसनीय रिपोर्ट मानी जाती है, इसलिए आप इसको ऐसा डिनाई भी नहीं कर सकते कि हाँ इन्होंने तो बोल दिया। अब समझिए कि आप प्रश्न जानना यह चाह रहे होंगे कि आखिर इस रिपोर्ट को किसने जारी किया जिसको हम इतना विश्वास हैं। तो इसको जारी करने की जो जिम्मेदारी होती है और इसके पीछे जो आंकड़े लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। और आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, WHO का वह गवर्निंग बॉडी है जो डिसाइड करता है कि पूरे विश्व में कैसे हमें लोगों को ज़्यादा हेल्दी बनाना है, कैसे जो है कि महामारियों को रोकना है। और इन्हीं सब चीज़ों का एक जो है कि जो बैठक होती है उसी को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो इसी में क्या किया गया है, यह बात कही गई है जो कि ग्लोबल आपका न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के नाम से प्रकाशित हुई है। साथ ही साथ अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि यह जो रिपोर्ट है यह वर्ष 2013 से प्रकाश जो है कि इसका सम्मेलन हुआ था जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, तो उस समय कहा गया था कि न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ N4G जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ जो है कि एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें अधिकांश देशों के जो हमारे प्रमुख नेता हैं उन्होंने भागीदारी की। और यह कहा गया कि अब हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट निकालेंगे जिसका नाम होगा ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। और इसका जो पहला संस्करण वर्ष 2014 में जारी किया गया था और वार्षिक रूप से यह रिपोर्ट जारी की जाती। इसमें क्या किया जाता है कि पोषण के जो टारगेट आपको दिए गए थे उनको ट्रैक किया जाता है। साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि आप वर्तमान में जो टारगेट आपको दिया गया है उसको आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, अर्थात इसकी समीक्षा की जाती है। और यह भी बताया जाता है कि चुनौतियां कौन कौन सी हैं और आपके पास विकल्प कौन कौन से हैं। अर्थात कोई देश अगर चाहे कि हमें इस रिपोर्ट से सीखना है तो काफी कुछ वह सीख सकता है। और इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मां, शिशु, किशोर बच्चों में 6 पोषण लक्ष्यों को चिन्हित किया गया था और इन्हें क्या करना है कि 2020 तक प्राप्त करना था। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि 19 साल से लेकर 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में जो एनीमिया के मामले होते हैं उसमें 50% कमी लाना। अब
अब प्रश्न आएगा कि एनीमिया का कुपोषण से क्या संबंध है? जी है। आपने देखा होगा जो दुबली पतली माताएं और बहनें होती हैं उनमें एनीमिया अर्थात उनके शरीर में ब्लड की कमी ज़्यादा होती है और उसके वजह से वो जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? कुपोषित होते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि सबसे पहले आपको टारगेट क्या करना है कि महिलाओं को स्वस्थ करना है और उसके लिए कहा गया कि आपको एनीमिया के मामलों में 50% अर्थात आधा कमी लाना है। इसके बाद कहा गया है कि कम वजन के शिशुओं के जन्म के मामले में आपको 30% जो है कि कमी लाना है। ध्यान दीजिए क्या है कि जो बच्चे आपने देखा होगा सामान्य तो जो बच्चे होते हैं जब 2.5 kg या उससे ऊपर के होते हैं तो वह स्वस्थ माने जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वजन जो है कि 1.8 kg या 2.0 kg समथिंग नियर अबाउट होता है, तो यह जो है अल्प वजन के बच्चे माने जाते हैं। इसके अनुपात में 30% की कमी लाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ कहा गया है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो स्टंटिंग की समस्या होती है, बौनापन मतलब कि उम्र के हिसाब से हाइट ही नहीं बढ़ रही है, इसमें 40% कमी लाना है। बच्चों का जो मोटापा वृद्धि होता है उसको रोकना है, अर्थात ये शहरी क्षेत्र और उन विकसित क्षेत्रों के लिए था जहां पे बच्चे जंक फूड का शिकार होकर इस चीज से प्रभावित हो जाते हैं। फिर आगे कहा गया कि बाल दुर्बलता अर्थात चाइल्ड वेस्टिंग, जो बच्चे काफी कमजोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, उनके मामलों में कमी लाना और इसको 5% तक सीमित करना। इसका मतलब है अगर 100 बच्चे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चे ही क्या हो सकते हैं? चाइल्ड वेस्टिंग के शिकार हों। यह कोशिश कीजिए, अदरवाइज आप 100% इसको प्रॉब्लम को क्या करिए? दूर कीजिए। यह भी कहा गया कि बच्चे के जन्म के प्रारंभिक 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ केवल मां का दूध पिलाने का जो रेशियो है इसको 50% तक क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। और इन्हीं आधारों पर यह क्या किया जाता है? इस रिपोर्ट के माध्यम से देशों को बताया जाता है कि आपने क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया। भारत ने उपरोक्त कारकों में ACDF, इसका मतलब देखिए ये जो 6 पॉइंट्स है ना, ये आपका ए का कौन सा है कि आपको 19 से 50 साल की आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामलों में 50% कमी करना है, ये है। दूसरा है सी का मतलब होता है आपका 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, ए। और उसके बाद जो है कि डी का मतलब है कि बच्चों में मोटापे की वृद्धि को रोकना। और फिर जो है कि लास्ट वाला अर्थात जो बच्चे को मां के द्वारा दूध पिलाया जाना है, इन सभी मामलों में भारत के संदर्भ में कहा गया कि भारत अपना टारगेट प्राप्त नहीं कर पाया है। और इसी के कारण अब अगली जो लाइन है उसको थोड़ा सुनिए कि भारत की पहचान नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ उन 3 सबसे खराब देशों में की गई है जहां पर स्टेंटिंग अर्थात जो बौनापन की समस्या, जो वृद्धि का रुक जाना है, वो बहुत ही असमान है। अर्थात यह देखा गया है कि यह समस्या भी काफी जटिल है और यह जटिल इसलिए भी है, इसमें भी कैटेगरी दिखाई देती है, अर्थात जो निम्न आय के लोग हैं उनमें यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और उनकी ही तुलना में उच्च आय वालों को देखें तो अंतर जो है क्या है? 4 गुना है। कुल मिलाकर अगर 10 बच्चों को हम लें तो उच्च आय वाले अगर बच्चे हैं तो उसमें बौनेपन की ये समस्या जो है कि उच्च आय वर्ग वालों में 1 व्यक्ति अगर दिखाई देगा 10 बच्चे में, तो वहीं पे निम्न आय के जो बच्चे होंगे उनमें जो है कि 4 गुना दिखाई देगा, अर्थात 4 बच्चे हो सकता है इसके शिकार हों। तो ये काफ़ी जो है कि घातक बताया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये जो निम्न आय और उच्च आय का अंतर दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो निम्न आय के लोग हैं, जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं, उनको हम उच्च पोषण प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तभी ये रेट क्या है? ज्यादा है। इसको हमें टेकल करने की जरूरत है। यह भी कहा गया है भारत में प्रजनन योग्य जो आयु की जो प्रत्येक 2 महिला में से 1 महिला जो है एनीमिया की शिकार है। इसका मतलब यह है कि अभी 50% महिलाएं जो है एनीमिया का शिकार होती हैं। जब महिला एनीमिया की शिकार होगी, बच्चे कैसे स्वस्थ हो पाएंगे? इसके साथ साथ कहा गया है कि वजन बढ़ने की समस्या भारत में गंभीर है और प्रत्येक 5 में से 1 व्यक्ति जो है कि क्या है? इसका शिकार है। हालांकि एक जो अजीब लगता है और जो है कि ये रिपोर्ट है, चूंकि हमें सही मानना पड़ेगा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में जो है कि अधिक वजन की समस्या इसमें दिखाई गई है। पुरुषों में 17.8% और महिलाओं में 21.6% से समस्या देखी जा रही है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि भारत जो है कि कृषि और खाद्यान्न वाला देश है, तो इसके
उसके लिए जरूरी है कि जो आपके पास सरप्लस खाद्यान्न है उसको गरीबों तक, उनको उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को उसकी जरूरत हो, जिससे कुपोषण और कुपोषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से आप निपट सकें। अगर हम इस बीमारी से नहीं निपट सकते हैं तो आने वाले समय पर मेडिकल खर्च हमें ज़्यादा करना होगा। और यह बताता है कि जब व्यक्ति ही कमजोर होंगे तो व्यक्ति उत्पादनशील कम होंगे और वह अर्थव्यवस्था के लिए कम उपयोग होंगे। इसीलिए जब किसी देश के पास जनसंख्या है तो उस जनसंख्या का जो यूज करना चाहिए वह ह्यूमन रिसोर्स के रूप में करना चाहिए, ना कि सिर्फ जनसंख्या के रूप में। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट थी जिसमें भारत की स्थिति बहुत खास नहीं बताई गई है, काफी सुधार की गुंजाइशें हैं। अब देखना यह होगा कि अगली रिपोर्ट में यह क्या सामने आता है। अब बात करेंगे जमीन पर गिरा चीन का रॉकेट। अब देखिए रॉकेट जो गिर गया, इसको मैं एक लाइन में कहूं कि उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था, गिर गया, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। ये भी नहीं पूछेगा कि किस देश के साथ ऐसा हुआ था, ये पूछेगा कुछ टेक्नोलॉजी के विषय में। तो बेसिक से चीजें से मैं आपको बताता हूं। रॉकेट एक प्रकार का क्या है, वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम, जो क्या कहता है, क्रिया की प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। अर्थात न्यूटन जी ने जो कई सिद्धांत दिए थे उसमें एक सिद्धांत जो उनका तीसरा नियम माना जाता है कि हर क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, उस पर आधारित होता है। और ये देखिए यह आपका रॉकेट है। और ये रॉकेट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वाहन है। और इस वाहन रॉकेट के माध्यम से ही इस क्या किया जाता है, सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षाओं में पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा जैसे इसरो छोड़ता है तो यह सैटेलाइट को कौन लेके जाता है, यही रॉकेट। इसीलिए इसको हम वाहन कहते हैं, क्योंकि यह एक पदार्थ को दूसरे स्थान तक क्या करता है, प्रक्षेपित करता है। तो इसी को आप रॉकेट कहते हैं। ये पूरे इमेज को मैं समझाऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए। उसके बाद देखिए ये भी आपका रॉकेट का ही है। इसके बाद रॉकेट द्वारा जो तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की दिशा में बढ़ने में समान अनुपात का बल मिलता है। अर्थात जैसे मैंने कहा कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, और इसी को फॉलो करता है रॉकेट। अब वो कैसे करता है, एक व्यवहारिक एग्जांपल समझिए। ये देखिए बैलून है ना, तो बैलून को जब आपने मुंह से आप फुलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हवा भरते हैं। इसी बैलून का ये जो पीछे वाला भाग है जहां से आप हवा भर रहे थे, आप इसको क्या करिए, ऐसे थोड़ा सा छोड़ दीजिए, तो आपने देखा है बैलून क्या होता है, तुरंत आपके हाथ से छूट के और तेजी से भागता है। और क्यों भागता है कि जहां से आप हवा भर रहे थे वहां से हवा क्या होती है, पीछे के साइड में निकलती है। ये व्यवहारिक बता रहा हूं, इसलिए आप रॉकेट को नहीं बोल पाएंगे। आप समझिए एक बैलून को आप फुला रहे थे, आपने मुंह से निकाला और आप उसको देख रहे थे और तब तक आपके हाथ से छूट गया। तो अब देखिए वह बैलून आपके हाथ से दूर भागता है। और क्यों भागता है, क्योंकि जहां से आप हवा भर रहे थे अब हवा क्या और पीछे की तरफ निकल रही थी। तो यही देखिए पीछे की तरफ से जो हवा निकल रही थी वही क्या करती है, उसको अलग डायरेक्शन में फोर्स डालती है कि बैलून उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या हो, भागे। ठीक अब देखिए रॉकेट के संदर्भ में ये देखिए जो रॉकेट का यह जो आपका नीचे का जो भाग है, आपने देखा होगा इसमें आग लगती है और इससे क्या होता है, तेजी से आग निकलती है और उसके बाद यह रॉकेट का जो मुख्य भाग है यह आगे की ओर बढ़ जाता है। अर्थात जब रॉकेट क्या होता है, जब लॉन्च किया जाता है तो आपने देखा होगा उससे तेजी से आग निकलती है, गैसेस निकालती हैं, वह जमीन पर क्या मारती हैं, जैसे झटका मारती हैं। इसको थोड़ा सा स्प्रिंग वाला नियम मत लगाइए, लेकिन आपने देखा है स्प्रिंग को आप दाबिए फिर जैसे छोड़िए तुरंत ऊपर की ओर जाता है। ठीक इसी तरह क्यों जाता है, क्योंकि आपने दाबा था, जैसे ही उस पर से फोर्स हटा वो फिर से अपनी कंडीशन में आना चाहता है। रॉकेट के पास क्या होता है, जैसे ही आग लगी, आग से जैसे बहुत तेजी से गैस और जो है कि उष्मा निकली, यह उष्मा और जो है कि गैस क्या करती है, उसको ऊपर की तरफ प्रक्षेपित करती है और इसी नियम पर क्या करता है, यह रॉकेट आगे बढ़ता है। रॉकेट के भीतर क्या होता है, एक ठोस तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा जो रॉकेट है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो जेट यान होते हैं, तो जेट यान क्या होते हैं, इनमें भी रॉकेट का जैसा ही इंजन थोड़ा होता है, लेकिन जो जेट यान या जो वायुयान होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, उसमें क्या टेक्नोलॉजी होती है, वह वायुमंडल की ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन जो रॉकेट होता है, जो आपको मैं दिखाऊं कि ये जो पूरा पैक्ड होता है, आप ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या होता है, यह जो ईंधन लगाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन भी भेजा जाता है। इसलिए ऑक्सीजन भेजा जाता है क्योंकि जैसे ही रॉकेट ऊंचाई पर जाएगा तो ऊंचाई पर तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। आपने देखा होगा जो लोग पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं तो क्या होते हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। क्यों कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है
ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होने लगती है। इसलिए रॉकेट के साथ क्या किया जाता है, ऑक्सीजन भी भेजा जाता है। और ऑक्सीजन इसलिए भेजा जाता है जिससे वह क्या हो, वहां पर जो ईंधन है वो जल सके और तेजी से पीछे क्या हो, धुआं फेंके अर्थात गैस फेंके और उससे ऊष्मा उत्पन्न हो और वह ऊष्मा आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या करती है, गति देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी क्या होता है कि रॉकेट छूटता है तो वहां पर देखा होगा आपने तेजी से आग उठती है। और अगर वायु में थोड़ी सी भी नमी है तो रॉकेट क्या करता है, धुआं छोड़ता हुआ जाता है। आपने उसकी लाइनें देखी होंगी। तो दरअसल क्या कर रहा है वो, वह क्या है कि जो उसका जो गैस, उसका जो धुआं, उसका ऊष्मा जो निकल रहा है बाहर की तरफ, उसको विपरीत डायरेक्शन में, जिधर धुआं निकल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट को ले जा रहा है। और इस तरह से रॉकेट क्या होता है, आगे बढ़ता है। रॉकेट का जो इतिहास प्रारंभ होता है। अब प्रश्न ये सोच रहे होंगे कि रॉकेट की टेक्नोलॉजी मैं बता क्यों रहा हूं, टेक्नोलॉजी इसलिए बता रहा हूं कि ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से देश का जो है कि रॉकेट गिरा था। इसी टेक्नोलॉजी और इसी से चीजें से पूछता है। और कई बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के कमीशन ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। रॉकेट का जो इतिहास प्रारंभ होता है वह 13वीं शताब्दी से होता है। और माना यह जाता है कि चीन में बहुत पहले जो कि रॉकेट की टेक्नोलॉजी विकसित हो गई थी। इंडिया में भी देखा जाए तो न सिर्फ टेक्नोलॉजी विकसित हुई थी बल्कि 1792 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ इसका बहुत अच्छा उपयोग किया था। और उस समय जो अंग्रेजी सेना को नेतृत्व करने वाला कप्तान था उसको समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या हो गया। उस समय की आधुनिक घटनाएं आज भी नासा में आप जाएंगे तो टीपू सुल्तान की ये जो रॉकेट के टेक्नोलॉजी पर बनाए गए हथियार हैं उनकी इमेज लगी है। अर्थात इंडिया में भी ये काफ़ी पहले विकसित हो गया था। लेकिन जो आधुनिक रॉकेट हम जो कहते हैं ना, इसके विकास का श्रेय जाता है अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट हचिंसन गोडार्ड। ये देखिए नाम है रॉबर्ट हचिंसन गोडार्ड, इनको जाता है। और इन्होंने क्या किया था, 1926 में इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया था। और फिर यही टेक्नोलॉजी आगे बढ़कर वर्तमान स्वरूप में दिखाई देती है। पहले की आवश्यकताएं कुछ और थी, आज की आवश्यकताएं कुछ और हैं। और इन्होंने 1926 से लेकर 1941 तक लगभग 34 रॉकेट के जो है कि परीक्षण किए। और उसके बाद जो है कि वर्तमान स्वरूप उनका निखर कर आया। वर्तमान समय में 11 देश तब मानेंगे जब हम सोवियत संघ जो था और रूस उसको एक मान लेते हैं। अदरवाइज सोवियत संघ जो पहले था उसको अलग करें और रूस, वर्तमान रूस को एक में माने तो ये काउंट जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। इनमें सैटेलाइट लॉन्च करने की तकनीकी है। और सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं वह किसके माध्यम से करते हैं, रॉकेट के माध्यम से करते हैं। और रॉकेट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसा कि मैंने बताया न्यूटन की गति का वह जो नियम है वही उसको अप्लाइड किया जाता है। कौन से 11 देश हैं वो भी देख लीजिए। वह है रूस है, यूएसए है, फ्रांस है, जापान है, चीन है, यूके है, इंडिया है, इजराइल है, यूक्रेन है, ईरान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। इन देशों के पास क्या है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है या रॉकेट टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करके करते हैं। अभी आपने देखा था ईरान ने क्या किया, अपना पहला जो है कि आर्मी में जो है कि सैनिक सैटेलाइट लॉन्च किया था। खैर कुल मिलाकर यह है कि इन देशों के पास यह टेक्नोलॉजी है कि जो रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो इन सभी देशों के लिए एक जो सबब होता है वो यह है कि अगर जब भी आप क्या करते हो, कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो तो आपको रॉकेट क्या करना होगा, उन्नत किस्म का रखना होगा। आप कल्पना करिए कि जैसे आपने देखा होगा कि जो दिवाली पर जो है कि जो रॉकेट आप चलाते हैं उसको सीधा रखते हैं। क्यों सीधा रखते हैं, कि वो किसी के घर में ना घुस जाए, राइट। नहीं तो क्या होगा, वो आग का कारण बन जाए। ठीक इसी तरह से ये जो रॉकेट है कई बार खतरे का कारण बन चुका है। और वैसा ही घटना अभी हुआ है। चीन में जो है कि दो प्रकार के जो 2 रॉकेट हैं जिनका वह अपनी जो मिशन है उनके लिए प्रयोग करता है। इसका नाम है, एक का लॉन्ग मार्च 5 और दूसरे का है लॉन्ग मार्च 5B। अर्थात लॉन्ग मार्च 5 दोनों में कॉमन है, एक सिर्फ लॉन्ग मार्च 5 है, दूसरा लॉन्ग मार्च 5 है। और चीन क्या कर रहा है, इसकी जो महत्वाकांक्षा है वह वर्तमान समय में यूएसए और जो है कि इंडिया को इस स्पेस के क्षेत्र में पीछे छोड़ देने की है। और इसी के लिए आए दिन यह क्या करता है, नए नए प्रयोग करता है। और नए प्रयोगों के साथ साथ इसके कई प्रकार के स्पेस मिशन चल रहे हैं। इन मिशनों के लिए क्या करता है, लॉन्ग मार्च 5 और लॉन्ग मार्च 5B का रॉकेट का प्रयोग करता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, यह रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं। लेकिन जब
जब ये रॉकेट को पहुंचा रहे हैं वहां पर, तो उसमें भी कई प्रकार इनकी घटनाएं हो चुकी हैं। और अभी की जो घटना है वो तो काफ़ी घातक है। ये देखिए लॉन्ग मार्च 5B की इमेज आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझना आसान रहेगा। आप देख सकते हैं ये दोनों जो है कि लॉन्ग मार्च 5 की इमेज है। इसमें देखिए एक चीज़ थोड़ा सा देखिए, ये क्या है कि ये पूरा जो सेटेलाइट है ना, इस पूरे सेटेलाइट में ये एक यूनिट है, पूरा सिर्फ एक यूनिट, अर्थात ये अलग अलग टुकड़ा नहीं है। इसको अगर आप हटा दें, यह वाला जो ऊपर वाला भाग है, तो बाकी ये जो है ना पूरा एक यूनिट है। ये जो छोटे छोटे दो रॉकेट दिखाई दे रहे हैं ना, यह तो सिर्फ ये जो छोटे छोटे ये दो हैं, यह तो सिर्फ इसलिए हैं कि जब इसको यहाँ से भेजा जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और यह इसको जो है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाल सके। अदरवाइज ये पूरा जो रॉकेट है यह यहाँ से लेकर यहाँ तक वह एक ही है। अब समझिए इतना बड़ा रॉकेट अगर कहीं गिर जाए तो क्या कंडीशन हो सकती, और वह भी कहाँ से गिरेगा, ऐसा नहीं कि जमीन पर है, ऊपर से गिरेगा, जिसका वजन कई टन हो तो कितना घातक हो सकता है। चीन अभी क्या कर रहा है, मंगल पर अपना मिशन वर्ष 2020 तक जो है कि मार्स ऑर्बिट जो है कि पर मार्स की जो कक्षा में पहुंचाना जाता है, वहां पर लैंडर और रोवर, अर्थात इसको ये समझिए कि आपने देखे होंगे जो एक प्रकार के रोबोट टाइप के होते हैं, उनको पहुंचाना चाहता है मार्स तक। और इसके लिए क्या कर रहा है, वह अपने रॉकेट का प्रयोग कर रहा है और उसके कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज मैं चीन का बार बार जो उल्लेख करना चाह रहा हूँ वह यह है कि ये जो लॉन्ग मार्च रॉकेट का यूज करते हैं, यह उस टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है जो इंडिया और यूएसए या रूस के द्वारा की जाती है। इनका जो रॉकेट है सामान्यतः एक स्टेज वाला होता है, जो मैंने अभी बार बार आपको सर्किल करके दिखाया कि अगर उसके ऊपर वाले भाग को फिर से मैं दिखा देता हूं, आप समझ लीजिएगा। ये देखिए इसके इस वाले भाग को अगर छोड़ दिया जाए तो ये पूरा जो भाग होता है ना, ये एक होता है। आप समझ सकते हैं ये इतना बड़ा होता है, अर्थात इनके जो रॉकेट में स्टेज होते हैं सामान्यतः एक स्टेज का होता है या दो स्टेज का होता है। तो इससे क्या होता है कि जब कोई भी यह बड़ा सा चीज क्या होता है अंतरिक्ष से अगर जमीन पर गिरता है तो काफी खतरे की संभावना होती है। सामान्यतः इंडिया और यूएसए में कौन से रॉकेट होते हैं कि वह 4 स्टेज के होते हैं। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है उसके भाग क्या होगा, आपने देखा होगा अलग अलग जो है कि ऊंचाई पर अलग अलग भाग क्या होते हैं, निकलते चले जाते हैं। तो इससे यह होता है कि जब क्या होता है जो ऊपर वाला भाग है जब अपनी कक्षा में जाता है और किसी कारण से अगर नियंत्रण हट भी जाता है तो कोई छोटी चीज या एक चीज गिरेगी, और उस जब वो गिरेगी तो सामान्यतः वो वायुमंडल में आग लगकर जलकर खत्म हो जाएगी। लेकिन सोचिए पूरा रॉकेट ही अगर गिरे तो कितना ज्यादा घातक हो सकता है। तो इसी के कारण यह क्या होता है, जब इनका एक यूनिट वाला जो रॉकेट जमीन पर गिरता है तो काफी बड़ी जो है कि आपदा का कारण बन सकता है। अभी 5 मई को इन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया था और यह क्या हुआ कि धीरे धीरे इनके कंट्रोल से बाहर हो गया और कहा गया कि लगभग 8000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे जमीन पर गिर रहा है। और जब ये गिर रहा है तो देखा गया कि 100 फीट लगभग लंबा और 16 फीट चौड़ा, कल्पना करिए 16 फीट जो एक 16 फीट जो है कि इसकी विड्थ है और 100 फीट इसकी लंबाई है, और इसका जो वजन है वह छोटा मोटा नहीं है। लगभग इसका जो वजन था 18 टन था। आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा हादसा था। और यह जो इन्होंने कहा कि यह गिर रहा है तो पूरी दुनिया की सांसें टंग गई, और यह टंग इसलिए गई कि जहां भी गिरेगा काफी बड़ा कैजुअलिटी का कारण बनेगा, और इसीलिए सब लोग इसको देख रहे हैं। यह रॉकेट गिर चुका है और यह गिरा है अफ्रीका के पश्चिम में एक देश देखिएगा, मॉरिटेनिया। अफ्रीका के पश्चिम में एक देश देखिए मॉरिटेनिया के पास समुद्र में गिरा। यह तो गनीमत यह है कि जहां पर यह गिरा है वहां पर कोई बहुत बड़ा मानवीय हादसा नहीं हुआ। कारण यह है कि इस समय जहाजें पानी की कम चल रही हैं, या फिर यह जमीन पर नहीं गिरा। सोचिए अगर जमीन पर गिरता तो यह भूकंप का कारण बनता, और डायरेक्ट यह जब गिरता तो कई कितने हजार लोगों की जान का यह कारण बन सकता था। लेकिन यह नहीं गिरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, यह किस्मत हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ।
ये भी कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होने वाली थी यह होने वाली थी यूएसए को, क्योंकि जो रॉकेट जहां से इसका कंट्रोल खोया उसकी जो लोकेशन थी, माना जा रहा था कि अगर ये थोड़ा सा और विलंब से गिरेगा तो यह हो सकता है यूएसए के न्यूयॉर्क के ऊपर गिरे। क्यों है क्या कि देखिए, जब सैटेलाइट छोड़ा गया तो उस जो भी जब उपग्रह को पहुंचाने के लिए रॉकेट यूज किया जाता है तो उसको एक ऊंचाई पर जाकर क्या होता है, सैटेलाइट को स्थापित करना होता है। तो जब इनका कंट्रोल खो गया तो ये गिरने लगा। तो कहा यह जा रहा था कि अगर यह थोड़ा सा, जब अब ये गिर गया है, अगर थोड़ा सा विलंब से गिरता तो न्यूयॉर्क के ऊपर गिर सकता है। अब कंडीशन देखिए, इस समय यूएसए और चीन में वैसे भी तनाव है, अगर ये भी हो जाता तो कितना खतरनाक होता। लेकिन हमें यह ध्यान यह देना है कि मैंने आपको ये रॉकेट के सभी नियम इसलिए बताए कि यह जो रॉकेट के पूरे नियम है या उसके जो स्टेजेस का यह जो एक मानक है, मानक हालांकि कहीं लिखित रूप में नहीं है, लेकिन अच्छा यही होता है कि रॉकेट वह अच्छा है जिसके सभी यूनिट या जो सभी स्टेजेस हैं वह कई स्टेजेज में हो, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाए उसके एक एक खंड का वो काम खत्म होता जाए, और बाद में बस जो है कि सैटेलाइट का या वह भाग जो भेजा गया जिसको स्थापित करने वह ऊंचाई तक पहुंचे, बाकी चीजें क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन अभी भी चाइना क्या कर रहा है, एक स्टेज और सामान्यतः 2 स्टेज का जो है कि रॉकेट यूज कर रहा है, इसलिए काफी खतरे का। और ऐसा नहीं है पहली बार हादसा हुआ, चीन में यह कई बार, 1-2 बार 3 बार नहीं, कई बार यह हादसा हो चुका है। अगर रिसेंट में हम देखें 9 अप्रैल को इंडोनेशिया के एक सैटेलाइट को लॉन्च करते समय ऐसा ही हादसा हुआ था। वर्ष 2019 के प्रारंभ में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। और ठीक इसी तरह से अभी कुछ समय पहले भी जो है कि जब वहाँ पर एक हो रहा था कि एक सैटेलाइट को लॉन्च करना था, वो तो उनके ही ज़मीन पर गिर गया, एक ग्रामीण क्षेत्र में गिरा, और वहाँ पर कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई उसको चीन के मीडिया ने नहीं बताया, लेकिन लोग मानता है कई लोगों की उसमें जान चली गई। और यह जो इतना बड़ा कोई मलबा रॉकेट का गिरा है, यह 1991 के बाद, यहाँ पर 1951 है, इसको करेक्ट करना है, 1991 के बाद यह सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। और जब 1991 में यह गिरा था तो 21 टन का डिबरी का मतलब होता है, इसको इस रूप में समझिए कि जो क्या कहते हैं, रॉकेट का जो भाग है, जो सैटेलाइट्स के जो कंपोनेंट्स हैं या जो कि रॉकेट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं को हम डिबरी के रूप में देखते हैं। तो अब यह जब उस समय गिरा था तब भी जो है कि काफी खतरे, उसी समय से कहा जा रहा है कि सभी लोगों को अपनी रॉकेट के टेक्नोलॉजी को जो है कि डेवलप कर लेना चाहिए, लेकिन चीन है कि क्या है, मानता ही नहीं है। एक चीज आप देख रहे हैं कि सभी दुनिया हर तरह से शांत पड़ी है, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे अपने लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जाए, कैसे इकोनॉमी डेवलप किया। और चीन है तो कभी वह इंडियन की मीडिया में हस्तक्षेप कर रहा है, कभी इंडिया चाइना बॉर्डर, कभी इंडिया जो चीन और जापान के बॉर्डर पर डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, कई जगह वह ऐसे निवेश कर रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है, और वह आए दिन नित नए प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि चाइना दरअसल उन चुनौतियों, उन जिम्मेदारियों से अपने को बाहर मानता है जो एक वैश्विक हित में होती हैं, जो कि काफी घातक है। खैर, आने वाले समय में यह देखना होगा ये क्या है। तो यह था पूरा टॉपिक जो है कि ये रॉकेट से गिरे होने का। इसको मैंने रॉकेट के विषय में बेसिक चीज इसलिए बता दी, जब आप इसको कहीं से पढ़ें तो आपके समझ में आ जाए। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है उसमें समझना है मेलामाइन का प्रयोग और इसके खतरे। देखिए, कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में यह माना जाता है कि यहाँ पर जो 60% और कई जगह 68, ध्यान दीजिएगा 68 कह रहा हूं मैं, कि कई जगह इतना % दूध जो है कि मिलावटी है। अर्थात जो हम दूध समझ रहे हैं ना, हो सकता है यूरिया हो या उसमें कुछ और चीज मिलाया गया हो। होता क्या है कि कई बार आपने देखा है जैसे त्योहार जब आते हैं तो उस समय क्या होता है, मांग ज़्यादा हो जाती है लेकिन उत्पादन तो नहीं बढ़ पाएगा। जो पशु हैं वह क्या है, फेस्टिवल के हिसाब से तो दूध का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा देंगे। तो उस समय क्या होता है कि जो दुग्ध उत्पादन करने वाले लोग हैं ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि दूध ज़्यादा हम लोगों को मिल पाता है, लेकिन यह दूध मिलावटी होता है, इसमें कई प्रकार के केमिकल मिले होते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के संदर्भ में हो रहा, यह जो है कि अन्य देशों में भी होता है। कई बार हम लोगों ने देखा कि चीन से जो हम दूध और उसके बाई प्रोडक्ट लाते हैं उसमें भी जो है कि मिलावट मिलती है। और मिलावट में एक पदार्थ प्रयुक्त होता है जिसका नाम है मेलामाइन। और यह मेलामाइन क्या करता है, दूध को गाढ़ा बना देता है और प्रोटीन के रेशियो को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कई जगह क्या होता है, चावल का जो मिक्सचर उसको मिलाया जाता है, कई जगह यूरिया मिलाया जाता है, कई जगह रिफाइंड मिलाया जाता है, लेकिन ऐसा एक
पदार्थ है जिसका नाम है मेलामाइन। यह क्या करता है कि दूध पानी है वो मिलावटी है, लेकिन उसमें क्या किया, मान लीजिए 1 लीटर आपने दूध लिया, उसमें 5 लीटर पानी मिला दीजिए, तो अब वो क्या हो गया, पानी में दूध हो गया ना, दूध में तो पानी हुआ नहीं, 5 लीटर पानी आपने मिला दिया तो पानी में वो दूध है, तो अब पतला दिखाई देगा। तो उसमें क्या करते हैं लोग, मेलामाइन मिला देते हैं और इसके वजह से उसमें प्रोटीन का जो रेशियो है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है और साथ ही साथ वह क्या होता है, गाढ़ा दिखाई देता है। तो जो मेलामाइन है दरअसल ये दूध के लिए नहीं है, ये एक प्रकार का कार्बन आधारित रसायन है जो व्हाइट क्रिस्टल के रूप में देखा जाता है, अर्थात जो सफ़ेद, जो आपने चाक दूधिया देखा होगा ना, जो पहले लिखा जाता था ब्लैक बोर्ड पर, ऐसा कुछ यह होता है और एक रासायनिक तत्व है, इसको मिलाया जाता है और इसके वजह से जो प्रोटीन का रेशियो है वो आपको ज़्यादा दिखाता है। और समानता इसका जो प्रयोग होता है, चूंकि मैंने कहा दूध के लिए नहीं है, इसका प्रयोग होता है गोंद बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, जो व्हाइट बोर्ड पे जिस होता है व्हाइट कलर का जिसमें मार्कर से लिखा जाए, उसको बनाने में इसका किया जाता है, लेकिन दूध के मिलावटखोरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में चर्चा इसी वजह से इसकी हो रही है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, उसके शोधकर्ताओं ने अब यह इजाद कर लिया है कि किसी व्यक्ति ने अगर मेलामाइन का मिलावट की है तो उसकी उपस्थिति का विदिन 4 मिनट के अंदर यह बता देगा कि इसमें यह मिलावट किया गया। अर्थात जो दूध देखते हैं हम लोग, तो आपने देखा होगा कई प्रकार से उसके चेकअप होते हैं, तो वो हमेशा प्रोटीन को ही नहीं चेक करते हैं, कई तरह के चेक हैं, वो कई चीज़ों को, कोई उसमें जो है कि विटामिन को देखता है, कोई प्रोटीन, कोई उसके गाढ़ेपन का देखता है। तो मेलामाइन का जो उपस्थिति का अभी जो टेक्नोलॉजी थी इसको हमें देखने की, कि मान लीजिए हम किसी जो है कि डेयरी पर जाएं और हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो उनसे कहें अपना दूध दीजिए और या कोई भी दूध से बना प्रोडक्ट, तो हम देखें उसमें मेलामाइन कितना है, तो इसको समान टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हो सकता। जो आप देखते होंगे एक बीकर के माध्यम से थोड़ा सा दूध ले लिया, उसको घुमाते, मतलब उसको मत समझिए, कुल मिला के समझिए कि वह जो टेक्नोलॉजी है उससे अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत होती थी मेलामाइन का पता लगाने के, और इसके लिए क्या होना चाहिए था, काफी समय लगता था, हाई स्किल्ड के जो एम्प्लॉय हैं उनकी जरूरत होती थी, इसीलिए लंबे समय से कहा जा रहा था कुछ ऐसा हो कि जो कि मेलामाइन की उपस्थिति को बता सके, क्योंकि यह बहुत घातक बीमारी को जनरेट करता है, इससे गुर्दे तक खराब हो जाते हैं। इसके लिए इसने क्या किया है, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने क्या किया है, इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया है, और इससे क्या होगा, आपको बहुत कम मिनट में, कम और आसानी से, कम खर्चे में क्या किया जाएगा, मेलामाइन का पता लगाया जा सकेगा। यह इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो मेलामाइन जब ज़्यादा होता था तभी हम इसको ट्रेस कर पाते थे, पता कर पाते थे, लेकिन अगर अब क्या है कि दूध का 0.1% भी अगर उस दूध में आपका मेलामाइन है, इसको पर पार्टिकल पर मिलियन के रूप में भी हम देखते हैं, तो अगर इतना भी है 0.1 ppm भी है, तो भी क्या किया जा सकता है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेलामाइन का पता लगाया जा सकता है, और सिर्फ 5 मिनट या 4 मिनट में इसके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। और इससे यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मेलामाइन की वजह से जो मिलावटखोरी होती है उसको रोका जा सकेगा। तो स्टूडेंट, यह था तीनों टॉपिक आज के वीडियो में, इतना ही। थैंक यू सो मच।